देखते हैं प्रदेश में जो है उपचुनाव हैं और उपचुनावों को लेकर जगह जगह आप एज ए स्टार प्रचारक भी जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? मुझे अभी तक भरमौर, मंडी, जोगिंदरनगर, फतेहपुर और कुछ और इलाकों में जाने का मौका मिला है और निश्चित तौर पे जनता का मूड कांग्रेस पार्टी के फेवर में नज़र आ रहा है। वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों का काफ़ी रोष है, विशेष करके जो महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से लड़ रही है और ये चारों सीटें जो हैं हम जीतने की उम्मीद रखते हैं। मैम, कल आपका एक बयान आया था सीता और रावण को, तो उस पे मुख्यमंत्री ने जवाब रावण को बोला, जैसे रावण को बोला। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उन्होंने भी पूछा रावण किसको बोला। मैंने कहा रावण को बोला, क्योंकि बात हो रही थी मजबूत और मजबूर महिला की। तो क्योंकि उस दिन दशहरे का दिन था तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि मजबूर कैसे समझते हैं किसी को, वो रावण का था कि रावण ने सीता मैया को भी मजबूर समझा था और सीता मैया मजबूर नहीं निकली, मजबूत निकली। और रावण का क्या अंत हुआ? नारी शक्ति की बात हो रही थी कि नारी शक्ति को कोई कम आकलन ना करे। किसी को बोला नहीं, रावण को रावण बोला। अब उसमें भी आपत्ति है क्या? उनका आपत्ति है कि रावण मजबूर जो बोला गया था वो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया था और इसलिए बीजेपी का मानना है कि कहीं उनके मुख्यमंत्री को रावण की संख्या तो नहीं दी गई। भाई, इतनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड है, आप सुन क्यों नहीं लेते? रावण को रावण बोलना भी अब इनके राज्य में इनसे पूछना पड़ेगा। सीता मैया को रावण ने मजबूर समझ करके उठाया था। हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। नारी कभी मजबूर नहीं होती, नारी मजबूत होती है। और रावण को मैं रावण कहूंगी। रावण थे और दशहरे के दिन उनका वध हुआ था। अब इसको जो अगर बीजेपी कहे कि हम बदलना चाहते हैं तो इसमें मेरा कुछ कहने को नहीं। आपका कहना है कि कांग्रेस की जीत के बाद जो है रावण का वध होगा? मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है कि नारी की जीत के बाद ये साबित हो जाएगा कि नारी मजबूर नहीं मजबूत होती है। आपका कहने का मतलब जो मंडी से उम्मीदवार है कांग्रेस के प्रतिभा जी वो जीतेगी और उसके बाद रावण का वध होगा। प्रतिभा जीतेंगी और ये साबित हो जाएगा कि महिला जो है मजबूत होती है, ना कि मजबूत। लेकिन एक बात, क्या ऐसा लगता है आपको? ये बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो बीजेपी और क्या कहेगी? मुद्दों पे बात कर नहीं सकती। 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल चला गया, 100 रुपये की दौड़ में आज डीजल लगा हुआ है, 7000 रुपये सरिया हो गया, आलू टमाटर प्याज सरसों के तेल का तुड़का ऐसा लगाया 225 रुपये का। तो क्या मुद्दे पे बात करेगी ये? बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी का आलम इतना होते हुए भी हिमाचल प्रदेश में जो थोड़ी सी नौकरियां आई, जेई की भर्ती हुई, 32 में से 16 लोग बिहार और यूपी के लग गए। तो निश्चित तौर पे वो मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, वो मुद्दों को भटकाने का प्रयास करेंगे। मुद्दों पे आए ना, बताए ना उन्होंने क्या किया है हिमाचल के लिए। भाजपा ने तो अपना एजेंडा रखा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे पहली बार तो उन्होंने कौन सी बड़ी बात है? नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था 300 रुपये का सिलेंडर बहुत ज़्यादा हो गया है, 1000 कर दिया। वो कौन सी अपनी बात पे? वो तो चुनावी उनके मुद्दे होते हैं। उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उनके IT सेल गलत तरह की बातें करते हैं। असलियत तो ये है कि ये जो वर्तमान सरकार है, कोई बताए कि जब कोरोना के उसमें सैनिटाइज़र घोटाला किसका हुआ? किसका हेल्थ डायरेक्टर जो है उसको जेल जाना पड़ा? कौन सा मंत्री था जिसको अध्यक्ष बनाने के बाद अध्यक्ष से भी इस्तीफा देना पड़ा, बिंदल जी को? तो ये सारे मुद्दे, कई मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के हिमाचल प्रदेश में जो सब आपके सामने समय आने पे उजागर होंगे। इनकी ना कोई नीति है ना इनकी कोई नीयत है। ये सिर्फ भटका के लोगों को इधर से उधर की बातें करके कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हैं? ये राज्य तो इनका है। 7 साल से दिल्ली में, 4 साल से यहाँ डबल इंजन की फेल सरकार जो है अपनी उपलब्धियाँ बताएं। वो बताएं कि हमने ये किया है। अभी एक उपलब्धि तो बता दें, सिर्फ कर्जे में डुबोने के अलावा। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा करेगी तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्जे का जो बोझ है वो 85,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। यानी कि पिछले 70 साल में 40 करोड़ था, 45, और इन 5 साल में जो है वो 40-45 करोड़ और बढ़ गया, यानी डबल हो गया। ये इनकी उपलब्धि है। किसानों का विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की जो जायज़ मांग है, जो वो 3 काले कानून लेकर के आई है
भारत की सरकार, उनको वापस लेने की उनकी मांग है। तो किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, लगभग साल होने को आ रहा है, 1 साल पूरा होने जा रहा है। और अभी आपने लखीमपुर खेड़ी में देखा कि किस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने, नेता तो क्या मंत्री के बेटे में, अब मंत्री भी कौन, हिंदुस्तान का गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मृत्यु हो गई। तो किसान आक्रोश में है, अपना आक्रोश दिखाने के लिए उनके साथ ऐसा हुआ होगा, ये इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। मैम जैसे कि हम रहने वाले हैं तो ज्वाली पार ही होगा। अब अगर मैं डलहौजी की रहने वाली हूँ तो मेरा नाम डलहौजी के साथ ही लिया जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात होगी। मेरे घर ही डलहौजी है, तो इसमें मैं, मेरे को कोई कहे कि ये डलहौजी के हैं तो हैं, वो ज्वाली के हैं, उनका एरिया जो है ज्वाली में पड़ता है तो पड़ता है। तो इसका आप मानते हैं कि फतेहपुर में बीजेपी को कोई ऐसा नेता नहीं मिला कि जो जहाँ से उसको चुनाव लड़ा सके? बीजेपी की अपनी नीति है, वो किसको लड़ाना चाहते हैं और क्यों लड़ाना चाहते हैं वो जाने, उसमें हमको कुछ नहीं कहे बोलना कि है। उनको भवानी के मुकाबले कोई फतेहपुर से कैंडिडेट नहीं मिला। अब बीजेपी रोज अपनी स्टेटमेंट्स बदलती है। अभी उनके जो इंचार्ज आए थे उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको निकाल दिया जाएगा और कभी वापस नहीं लिया जाएगा। मगर जिनको वो लड़ा रहे हैं उन्हीं को इन्होंने 4 साल पहले निकाला था, फिर उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। तो बीजेपी क्या बोलती है, क्या करती है और क्या करेगी। सीटें कितनी जीत रहे हैं मैडम, ये बता दीजिए। हम तो 4 जीतेंगे। तो भाजपा भी 4 जीत रही है। भाजपा देखेंगे ना, 2 तारीख को बात करेंगे। हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मैडम आपने कहा कि अब करेंगे जब ये समय आएगा, अभी समय चुनाव का है, इस समय चुनाव की बात करेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू।